नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, आपकी लगातार बात करा रहा हूं उन लोगों से जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। एज पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑर्डर अभी तक इलेक्शन का शेड्यूल 28 फरवरी को फिक्स है। अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं आई हैं। हालांकि र्यूमर्स हैं कि ये इलेक्शन इस बार फिर बढ़ेगा, लेकिन वो र्यूमर्स हैं, उसमें अभी कोई ऑथेंटिसिटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी शुरू कर रखी हैं और उनको कैनवैसिंग जारी है। और मैं आज पटियाला हाउस कोर्ट, जिसे न्यू दिल्ली बार भी कहते हैं, मैं वहाँ हूँ और यहाँ मैं बात कराऊंगा आपकी एडवोकेट तरुण राणा से, जो ऑनरेरी सेक्रेटरी की पोस्ट पर यहाँ इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आने वाले इलेक्शन में। मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा। इनका थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता दूं कि 2001 से ये बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में इनरोल हैं। इन्होंने अपनी जो बेसिक सारी जो एजुकेशन है वो इलाहाबाद से की। इलाहाबाद से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, वहीं से लॉ किया और उसके बाद सीधा दिल्ली इन्होंने एनरोलमेंट अपना यहाँ कराया और उसके बाद से पटियाला हाउस कोर्ट ज्वाइन करा। और पॉलिटिकली या कहूँ या बार का रिप्रेजेंटेशन कहूँ तो 2012 से 2014 तक इन्होंने एक ही इलेक्शन लड़ा था, वो एडिशनल सेक्रेटरी का, जिसमें इनको विजय मिली थी और इन्होंने बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया था। अब फिर ये अपना इस समर में कूदे हैं। मैं बात कराऊंगा इनसे आपकी। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वकीलों के चैनल में। मैं सीधा सा एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ कि आप इस बार ऑनरेरी सेक्रेटरी की पोस्ट पर यहाँ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो आपका क्या मोटो है, क्या विजन है, क्या रीज़न है कि आप इतने साल बाद, 14 के बाद अब 24 यानी 10 साल बाद दोबारा इस फ्रे में आ रहे हैं? सर, एक है रीजन और एक है विजन। तो पहले अगर रीजन की बात करें कि रीजन क्या है, रीजन क्या है, मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है, पूरा फैमिली का बैकग्राउंड वो डिफेंस बैकग्राउंड है, मदर का पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा। तो बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, जब मैं दिल्ली आया तो मैंने वो ना स्ट्रगल फेस किया है यहाँ पे। आई हैव सीन कि भाई शुरुआत के दौर में ऐसा लगता था कि डेली आज ये कोर्ट को खूंटी पे टांगो और वापस चले जाओ। ऐसे हालात होते थे कि भाई हम यहाँ इलाहाबाद से उठ करके दिल्ली में आ गए, यहाँ कौन हमको काम देगा, किस तरीके से होगा। सो आई हैव सीन दैट स्ट्रगल और विद द ग्रेस ऑफ गॉड यहाँ पे अपना फिर थोड़ा सा पैर भी जमाया, बड़ों का आशीर्वाद मिला और उसके साथ साथ आगे बढ़े, अपना पैर जमाया। मैंने बार को भी रिप्रेजेंट किया है। तो जो रीज़न है वो ये है कि जब मैं यहाँ पर आया था और जब रोज़ ये लगता था कि भाई यहाँ पे सर्वाइवल नहीं हो सकता है, तो डेफिनेटली ऐसे कुछ लोगों का, एक्सपीरियंस वालों का, कुछ सीनियर्स का आशीर्वाद मिला, जिन्होंने समय समय पर ना केवल हौसला बढ़ाया बल्कि मार्गदर्शन भी किया। वो स्ट्रगल क्या आज भी जारी है फ्रेशर्स के साथ? डेफिनेटली। तो आपका जो रीज़न है ना, वो मेरा रीज़न जो है वो यही है कि आज भी देखिए, ये तो समय है, जैसे जैसे चीज़ें चलती हैं, जो भी स्पेशली फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स आते हैं, और हमारे प्रोफेशन में तो अब तो चलिए काफ़ी कुछ स्कोप बढ़ गया। अदरवाइज़ कहा जाता था कि भी वकालत करने का मतलब ये है कि 5 से 7 साल तक का तो आप एक पीरियड ये लेकर के चलो कि आपको लर्निंग पीरियड 5 से 7 साल का है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि बहुत सारा, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत आ गया है, देयर आर सो मैनी फील्ड्स जहाँ पे एक्सपोजर है। तो जो रीज़न ये है मेरा वो कि अपना जो भी मैंने यहाँ पे अनुभव हासिल किया है, उस अनुभव के आधार पर अब मैं कुछ आगे भी शेयर करूं और सेक्रेटरी के पद पर आकर के यंगस्टर्स के लिए और जो भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स आ रहे हैं उनके लिए अपने तजुर्बे के आधार पर जो बेहतर कर सकता हूं वो मैं करूं, नंबर 1। और लगता है बार का इसमें कोई रोल है फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को फैसिलिटेट करने के लिए? बिल्कुल है। देखिए, ऐसा होता है कि अभी भी ना बहुत सारी, जैसे अब हमारे यहाँ पे कोर्ट के अंदर अब जैसे डीएलएसए हो गया, लोकल कमिश्नर्स हो गए और कई जगह पे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो उसमें डेफिनेटली बार का से होता है और समय समय पर बार और बेंच का एक कोऑर्डिनेशन करके जो हम अपने सेमिनार हॉल्स के अंदर जो सेमिनार्स वगैरह कराते हैं, उसमें बहुत सारी गाइडेंस की चीज़ें होती हैं। अगर हम एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके करें तो बहुत कुछ जो क्लैरिटी, जो क्लाउड्स होते हैं यंगस्टर्स को, वो दूर हो सकते हैं, वो दूर हो सकते हैं। आपने कहा एलसी का, आपने जिक्र किया कि उनको अपॉइंटमेंट करते हैं। आरोप तो ये लगता है कि जो बार की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो केवल और केवल अपने चेतों को ही देती है, दूसरे आदमी को कभी एलसी अपॉइंट होने का मौका ही नहीं मिलता।
हाँ, आरोप की बात है, बिल्कुल ऐसे आरोप लगते हैं, एंड दैट इज मोर रीजन टू कम एंड सी कि अगर उस सिस्टम में जो आरोप जो लगते हैं आरोप गलत है क्या? देखिए, अब आरोप गलत है या सही है वो तो अब इस समय आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? आप भी तो 10 साल से फ्रे से बाहर है ना उस ऑफिस से। हाँ जी, तो देखिए अब आरोप है, इसी वजह से अब ऑफिस में जा करके वहाँ पर देखना है कि ये जो आरोप है वास्तव में इनमें कोई बुनियाद है या बेबुनियाद है, और अगर आरोपों में सच्चाई है तो उसमें जो भी कमियां हैं उनको पूरा करें, और अगर बेबुनियाद हैं तो ऐसे आरोप क्यों लगते हैं, उस वाले जो गैप है उसको पूरा करके। ऐसे आरोप इसलिए लगते हैं तरुण जी कि मेरे जैसा आम एडवोकेट जिसकी कोई अप्रोच नहीं है, भाई मुझे आज तक जिंदगी में कभी किसी ने एलसी के लिए ऑफर नहीं किया, तो ऐसे मेरे जैसे हजारों हैं जो पूरी पूरी 20-20 30-30 साल जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली, कभी उनको मौका ही नहीं मिला, और कुछ ऐसे हैं जिनको महीने में 4 बार अपॉइंट कर देते हैं। तो ये तो आरोप कोई निराधार नहीं। आरोप निराधार नहीं है, क्योंकि देखने में ये भी आया है कि कई बार जो एलसी वगैरह जो स्पेशली हाई कोर्ट वगैरह में होते हैं, जिस एलसी में अच्छी खासी फीस दी जा रही है, जैसे कॉपीराइट के और पेटेंट के मामले हैं जिसमें एक विजिट का 1 लाख होता है, डेफिनेटली वो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स के बच्चों को जिनकी साल भर की वकालत भी नहीं है, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं, तो इस वजह से भी उस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो आप कैसे रोकोगे? वो जुडिशियल ऑफिसर्स ने ही देना है। हाँ जी। और जुडिशियल ऑफिसर्स अपने बच्चों को, या जो सीनियर जो लॉयर्स हैं, ऐसे जो पहुंच वाले लॉयर्स हैं, या जो एग्जीक्यूटिव बॉडी में बैठे हैं, प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, जो और भी कोई इन्फ्लुएंशियल एडवोकेट है, उन्हीं को मिलते हैं, औरों को तो मतलब ही नहीं किसी बात का। अब यहाँ पर सर जो आपका सवाल था रीजन और विजन, तो यहाँ पे एक विजन वाली भी बात आ जाती है। सर ये मेरा विजन है, ये मेरा विजन है ट्रांसपेरेंसी लाएंगे आप कि अगर, हाँ ये मेरा विजन है कि अगर हम इस सिस्टम में, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं सेक्रेटरी बन के कि ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ चेंज कर दूंगा, बट कहीं से शुरुआत तो करेंगे। देन दिस इज माय विजन, दिस इज माय मैनिफेस्टो आल्सो। एक पॉइंट ये हो गया, और कोई? हाँ, रीजन और विजन की अगर बात करें, एक तो ये बात आ गई कि भाई हम यहाँ पर आकर के कुछ इस, अब दूसरा बात ये होती है सर कि जब वी स्टार्टेड फ्रॉम अ जीरो और आज एक पोजीशन मिली है, तो एक ना मुझे लगता है कि हर फील्ड में आप किसी भी फील्ड में हो, एक स्टेज के बाद हर व्यक्ति का एक दायित्व बन जाता है कि उसे जो कुछ मिला है उसका कुछ % वो रिटर्न करे, कुछ भी मिला हो आप शेयर करें, कुछ भी। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप इवन आप एजुकेशन, यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस, योर नॉलेज टू अदर पीपल। सर दैट इज वन ऑफ द मोर रीजन कि अब तक जो कुछ यहाँ पे कमाया या गेन किया, अगर उसका कुछ भी हिस्सा अगर मैं आगे जनरेट कर क्योंकि जो कुछ मिला इसी बार से मिला। आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम पटियाला हाउस ओनली, और यहाँ से मिल करके जो मिला, अगर आज कुछ भी अगर वापस कर पाए तो दैट वुड से कि अब सफल हो। अभी तक जो बार की वर्किंग है पिछले 10 साल में, जो आपके देखने में आती, कहीं कोई कमी नजर आती है जिसको आप अगर आए तो उसको दूर करें? सर मुझे लगता है कि जो कमी जो मुझे नज़र आ रही है ना, वो एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो गया है। और आपने अभी एक सवाल ही के दौरान आपने एक जो बात तो बड़ी छोटी सी कही थी, लेकिन है बड़ी गंभीर वो बात, जिसमें आपने कहा ना कि केवल कुछ सेलेक्टेड लोग ही है, एक सेलेक्टेड फील्ड है, वही कॉर्पस बना के कर पा रही है, तो उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करने की ज़रूरत है सर। तो आप करेंगे? मेरा मैनिफेस्टो है सर कि अगर मैं जितना उसमें कर पाया बिल्कुल करूंगा सर। व्हाट अबाउट द लेडी लॉयर्स फैसिलिटेशन? उनको, आप लेडी लॉयर्स के लिए क्या करने का आपका कोई ब्लूप्रिंट आपके पास है या कोई विजन है? हाँ सर, मैंने ना मेरा जो मैनिफेस्टो मैंने निकाला हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें कि हमारे बार में भी, जैसे अगर हम NDBA न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन की बात करें, सिग्निफिकेंट मेंबर्स हैं लेडी, सिग्निफिकेंट नंबर हैं लेडी मेंबर्स के। अभी हमारे कोई 2300 के आसपास की जो लिस्ट आ रही है, उसमें ऑलमोस्ट 1/4 आर विमेन लॉयर्स हमारे यहाँ पे। जो बट ड्रास्टिक बात यह है कि जो हमारा अब जैसे लेडीज़ बार रूम है, हमारे लेडीज़ बार रूम की कैपेसिटी है जिसमें मैक्सिमम 30 से 30 वुमेन लॉयर्स भी एकोमोडेट नहीं हो सकती हैं। तो एक मेरे जो मैनिफेस्टो है उसमें ये बात है कि हम, क्योंकि जो हमारा ये जो बार रूम्स बने या जो भी फैसिलिटी बनी, लास्ट हमारी 90s में बनी थी, जो 30-35 साल पुरानी बात हो गई, उसमें नंबर ऑफ लॉयर्स स्पेशली वुमेन लॉयर्स वो मैनी फोल्ड इंक्रीज हो चुका है, लेकिन फैसिलिटी हमारी नहीं बढ़ पा रही है। तो तो फैसिलिटीज बढ़ाएंगे, उस दिशा में भी सर कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि अब उसमें प्रिंट आपके माइंड में है? दिमाग में है कि हमारे यहाँ पे जस्टिस मनमोहन जब यहाँ पे चीफ जस्टिस थे हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के, तो उन्होंने एक फंक्शन में हमने उनको बुलाया, तो उन्होंने यहाँ पे
ओपन हमारे सभा में एक बात रखी थी कि इवन पटियाला हाउस के जो चैम्बर्स को लेकर के एक इशू है, क्योंकि हमारा जो चैम्बर भी ब्लॉक बना था वो भी लास्ट 30-35 साल बना था। नंबर ऑफ लॉयर्स बहुत इंक्रीज हो चुके हैं। अब उसी में बातें चलती रहती हैं, आगे कैसे बढ़ाई। जैसे फैमिली में भी अगर परिवार बड़ा हो गया तो जगह ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वो एक बात कह के गए थे कि यहाँ का विस्तार का एक ब्लूप्रिंट ऑलरेडी तैयार है। वी ओनली नीड समवन टू मैनेज, समवन टू कोऑर्डिनेट विद द बॉडीज कि उसमें कुछ लैंड यूज चेंज होने हैं। तो वो कोऑर्डिनेशन जो होता है सर, वो बार एसोसिएशंस और जो हमारे हाई कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस होते, जो एक बीएमसी होती है बिल्डिंग। ठीक है, बीएमसी करेगी, लेकिन अभी तक इस बात को तो काफी दिन हो गए इस बात को किए हुए। सर तो इसमें जो प्रेजेंट में अभी तक भी चल रहे हैं सेक्रेटरी प्रेसिडेंट, उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया। सर जितनी मेरे को नॉलेज है, जब मैं पहले भी रहा था, जो मेरी जानकारी है, इस पे पहले वाली एग्जीक्यूटिव ने भी काम किया हुआ है, लेकिन वो किस लेवल तक पहुंचा और कितना सीरियसली उसको परसू किया गया है, वो आने के बाद ही उन डॉक्यूमेंट्स को निकाल के, एंड दैट इज माय रिजल्ट तो कोई नहीं आया। रिजल्ट। सर अभी तक नहीं आई, कुछ हुआ नहीं। रिजल्ट नहीं आया, ये फैक्ट है, रिजल्ट कोई नहीं आया। बच्चा एग्जाम में पास ही नहीं हुआ तो पढ़ा ही नहीं, चाहे उसमें वो कहे कि मैं पढ़ा हूँ। हाँ, तो इसी वजह से सर अब कुछ नए लोगों को दोबारा मौका मिलेगा, जो लोग अब आ करके एग्जीक्यूटिव में आए और जा करके उसको परसू कर सके, जिनका वहाँ पर एक अप्रोच हो, जो मिल सकते हो हाई कोर्ट में जा करके लोकल अथॉरिटीज़ से, जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं, और जो हमारी जो फैसिलिटी है, आपने लेडीज़ लॉयर की बात करी थी कि उनके लिए जो हम यहाँ पे कुछ कॉमन एरिया वगैरह जो विस्तार कर सकते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रायोरिटी फॉर मी। यहाँ मैं भी घूमता हूँ, आया हूँ, कई बार आता हूँ, तो मुझे लगता है यहाँ सफाई की बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। इवन जो टॉयलेट्स हैं बाहर, वो ऐसे लगते हैं जैसे कहीं पब्लिक टॉयलेट्स हैं सड़क किनारे बने हुए। इस बारे में कोई ध्यान किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने आज तक नहीं दिया क्या? उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे टॉयलेट्स वगैरह जो बने हुए हैं, वो बने उस समय थे जब यहाँ पे संख्या जो थी वो एक एक्स नंबर की थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे एक्स जो है वो X3, X4, X5, वो 5, 7, 10, 10, 20, 20 गुना बढ़ गया है, और फैसिलिटीज़ उतनी है। तो वो भी एक बहुत, तो इस वजह से वो सफाई, क्योंकि नंबर ऑफ द पीपल, नंबर ऑफ द यूज़र्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से भी जो है सफाई का। और अगर इस बारे में अगर आप देखें तो एक ना अभी हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया है, वो हमारे यहाँ भी डायरेक्शन आया है, जिसमें अब सर्वे भी किया गया है कि भाई टॉयलेट्स की संख्या कितनी है और उनकी जो अभी हैं एग्जिस्टिंग है, उनकी सफाई में क्या कमी हो रही है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बर्निंग इशू विच हैज़ टू बी एड्रेस्ड, क्योंकि हाइजीन और टॉयलेट और हाइजीन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच हैज़ टू बी एड्रेस्ड। क्रैच फैसिलिटी यहाँ है? क्रैच है सर, वही जो मैंने बहुत लेडीज से बात हुई है, वो कह रही है वो अप टू द मार्क नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है उसमें। हाँ सर, उसका भी रीज़न ये है कि आयरनी हमारी यही है कि वो क्रैच जो बनाया है वो उस लेडीज़ बार रूम का ही छोटा सा एक हिस्सा बनाया है, और हमारे बार रूम की कैपेसिटी ये है कि जो 30-40 लेडीज़ आ सकती हैं, और उसी में से एक हिस्सा हमने क्रैच में बना दिया है। तो मेन प्रॉब्लम जो है दैट इज़ द स्पेस प्रॉब्लम, और इसी वजह से वो चल नहीं पा रही है। स्पेस प्रॉब्लम आपके बनने के बाद भी रहेगी सर, उसी पे दिशा में काम करना है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने अभी एक मुद्दा उठाया, पीछे मैंने डिस्ट्रिक्ट जज साहब को, अपनी बार एसोसिएशन को भी उठाया, लेडीज़ वुमेन लॉयर की बात करें तो एक किसी ग्रुप के अंदर एक इंसिडेंट हुआ कि कोई वुमेन लॉयर यहाँ पर आई थी और उनको ज़रूरत के समय में अपना सैनिटरी नैपकिन की ज़रूरत थी, जो नहीं मिल पाई उन्होंने। हमारे यहाँ पे एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, उसमें वो मिलता नहीं है। प्राइवेट कोई क्लिनिक प्राइवेट हमारे यहाँ पे है नहीं, और वेंडिंग मशीन एक हमारी बार में लगी थी पहले, जो कि इस समय काम नहीं कर पा रही है। जैसे ही वो मुझे पता चला, मैंने इमीडिएटली वो एक लेटर लिख करके दिया हुआ है डीजे साहब को, अपने डिस्ट्रिक्ट जज को दिया, बार एसोसिएशन को दिया है, जिसमें रिक्वेस्ट करी है कि भाई एटलीस्ट, क्योंकि उसमें भी मैंने ये बात उठाई कि इस समय हमारे यहाँ मिनिमम से मिनिमम 1000 वुमेन लॉयर्स या स्टाफ आती हैं, तो एटलीस्ट हमारे को 4 वेंडिंग मशीन यहाँ पे होनी चाहिए। ये फिगर तो, ये चीजें तो जो प्रेसिडेंट बार है उसके पास भी होंगी, उनको भी ये प्रॉब्लम्स पता होंगे। आप चिट्ठी लिखें ना लिखें वो एक अलग बात है, चिट्ठी लिखी आपकी एक्टिवनेस है, लेकिन उनके पास भी है। और मैं बड़ा सरप्राइजिंग हूँ कि वही सेक्रेटरी अब प्रेसिडेंट का भी लड़ रहे हैं। इट मीन्स ही हैज़ कॉन्फिडेंस कि भाई उसने बहुत अच्छा काम किया उन्होंने।
देखो सर, वो तो अब क्या है, मतलब ये तो कहा नहीं जा सकता, फिगर्स तो डेफिनेटली होंगी, उन्होंने काम भी किया होगा, कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं किया होगा, वो तो डिप्लोमेटिक बात हो गई। बीइंग ए मेंबर ऑफ दिस बार, जी जी आप भूल जाइए कि आप इलेक्शन लड़ रहे हाँ जी, हैं। आर यू सेटिस्फाइड? नहीं, कहीं तो देखिए, अगर मैंने एक चिट्ठी लिखी और एक ग्रुप में एक मैसेज गया हुआ है, ये वाला मैसेज गया है कि ये प्रॉब्लम हुई है, फिर मैंने जब इस पे पता करा तो पता चला कि हमारी जो जो हमारा लेडीज़ बार रूम है, उसकी जो अटेंडेंट है, उसके पास में कुछ वो रखे जाते सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं जो उसकी कस्टडी में होते हैं, बट अब वो तो प्रॉब्लम पर्सनल अपने रखती है, पैसे लेके देती और अगर वो नहीं मिली उस समय, तो प्रॉब्लम यह है कि अगर वो उस समय अवेलेबल नहीं है तो चीज़ नहीं मिल पाएगी। और हमारे आसपास में ना भी अगर देखें तो विसिनिटी में बंगाली मार्केट इज़ द ओनली थिंग वो है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो ये हैं। अब इसी वजह से थोड़ा चेंज की भी ज़रूरत होती है कि कुछ नए लोग आएंगे, नया विज़न होगा, नया आइडिया होंगे, नए तरीक़ों से इम्प्लीमेंट करेंगे उनको। और क्या प्रॉब्लम इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आप महसूस करते हैं जिस पे आप काम करना चाहें? सर, जो मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जब मैं यहाँ 25 साल पहले आया था, उस समय भी एक हमेशा थ्रेट ये होता है कि पटियाला हाउस बिल्डिंग जो है, इसको हम शिफ्ट हो जाएगा। वो सब चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी हैं, बट मेजर जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है वो केवल दो हैं। एक हमारा चेम्बर और दूसरी हमारी पार्किंग। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो इंडिया गेट वाला जो हमारा सामने वाला हिस्सा है, हमारी गाड़ी वहाँ पे, और लेफ़्ट जब हम टनल की तरफ मुड़ते हैं वहाँ पे पार्क होती है। अगर हम एक ब्लॉक बनवा करके, जिसका ब्लूप्रिंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पास में पुलिस कॉलोनी है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार है। अपने स्पीच में ये कह के गए थे चीफ जस्टिस कि केवल उसका लैंड यूज चेंज होना है। अगर वो करवा के हम अगर बेसमेंट पार्किंग और ऊपर चेंबर ब्लॉक बनवा पाए, लैंड यूज तरुण राणा अगर सेक्रेटरी बन जाते हैं तो करा पाएंगे? सर मेरा पुरजोर, मेरा तो सर चुनाव का सबसे पहला और मुख्य मुद्दा, देखिए 11 की एग्जीक्यूटिव होती है, स्टाफ होता है, हाइजीन, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, ये तो पूरी एग्जीक्यूटिव मिलकर कर सकती है। बट माय अटमोस्ट प्रायोरिटी इन दिस इलेक्शन, मेरा जो मुख्य चुनावी एजेंडा है वो यही है कि अगर मैं अपने प्रयासों से ये जो चेंबर ब्लॉक और अपनी पार्किंग की समस्या का समाधान करवाने में सफल रहा, तो जो पटियाला हाउस पे एक हमेशा एक थ्रेट रहता है कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और यही मेरे चुनाव का मुख्य एजेंडा है सर। एक और सवाल मेरे दिमाग में, जहन में उठता है कि आप 10 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं, यंग हैं, मतलब एनर्जेटिक हैं, लेकिन आपका जो मुकाबला है, आपके जो मुकाबले में जो इसी पोस्ट पर आ रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं, तो कैसे आप, मतलब आपको डर नहीं लगता कि उन दिग्गजों के सामने आप कैसे टिकेंगे? सर, जब मैं 2012 में पहला चुनाव लड़ा था तो हालात उस समय भी यही थे, और उस समय भी ये कहा गया था भाई तुम पहली बार चुनाव लड़ रहे हो। कृपा भगवान की ऐसी रही कि जब 2012 वाला चुनाव का रिजल्ट आया तो 50% में हम थे, 50% में बाकी सारे थे। अब जब इतनी थम्बिंग मेजोरिटी से जीतने के बाद में मुझे हर बार ये कई साथियों ने कहा भाई तू तो एडिशनल सेक्रेटरी इतने थम्बिंग मेजोरिटी से बना है, नेक्स्ट सेक्रेटरी। बट 10 साल का गैप जो दिया वो इस वजह से दिया कि राजनीति मेरे को वकालत में कुछ काम करना है, वकालत करके वकीलों के प्रोफेशनल राजनीति आपकी अब आज हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक फैल चुकी है, मुझे भी मालूम है। मैं उसको एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ कि आप कहाँ आर्बिट्रेशन उसमें जाते हैं या कहाँ जाते हैं, लेकिन इस सब बिजीनेस में, बिजी प्रैक्टिशनर होने के नाते, क्या अगर आप चुनाव में कूदते हैं और वहाँ बन जाते हैं सेक्रेटरी, तो उस पर आपकी वकालत पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? सर, यही मैंने कहा कि जो मेरा जो पैशन है वो वकालत, मतलब प्रोफेशनल राजनीति करना है, प्योर राजनीति में नहीं जाना। जिस दिन प्योर राजनीति का होगा तो बहुत बड़ा मैदान है, लोकसभा जाइए, विधानसभा जाइए, मुझे प्रोफेशनल राजनीति का काम करना है। और इसी वजह से 10 साल का गैप से हमारे जो बार मेंबर्स हैं, जो सबको ऐसा, हर व्यक्ति एडवोकेट है, जो भी वोटर है वो एडवोकेट है, वो कंपेयर कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वेदर वी वांट अ 100 फुल टाइम पॉलिटिशियन और वी वांट अ पॉलिटिशियन who is amongst ourselves, who can understand the problems of the lawyers, who can understand the problems being faced by the practicing lawyers, and who is capable to address those grievances. That person is Tarun Rana. That person is there, as per me, बिल्कुल सर, मैं तो ऐसा ही समझता हूँ। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे तरुण राणा को, और आपने देखा इन्होंने बिल्कुल साफ गोई से अपनी बात की।
एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि वो रिप्रेजेंटेशन में जब आता है रिप्रेजेंटेटिव बन करके, तो टाइम तो निकालना पड़ेगा और उससे वकालत इफ़ेक्ट होना लाजमी है। लेकिन लगता है कि अब इन्होंने अच्छा भला अपना मुकाम बना लिया है और सेट कर लिया अपनी प्रैक्टिस को, तो ये शायद इसमें आगे बढ़ जाएं। और हम चाहते हैं कि अब आपकी और इनकी रूबरू बात कराई जाए। मैं इस सवाल के साथ कि आप ये बताएं अपने वोटर्स को कि आपको ही क्यों वोट दें, दूसरे जो आपके साथी जो खड़े हो रहे हैं उनको क्यों ना दें, और क्या आप अपील करना चाहते हैं। मैं हट जाता हूं बीच में से, वोटर आपके सामने है और आप उनके सामने हैं। बिल्कुल। आप अपील करिए। साथियों, सीनियर्स एंड माय डियर कलीग्स, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरी कॉम्पिटिटर, जो भी मेरी पोस्ट पे चुनाव लड़ रहे हैं, सभी अपने भाई हैं। ये लीगल फ्रेटर्निटी है, हमारा परिवार का चुनाव है। तो सवाल ये नहीं है कि किसी में कोई कमी है, सवाल ये है कि उनमें से कोई ज़्यादा क्लोज है, कोई बहुत ज़्यादा क्लोज है, कोई ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। उन्हीं में से चुनना है आपको। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारे पटियाला हाउस से देखते देखते एक बार द्वारका कोर्ट बाइफरकेट हुई, एक बार साकेत कोर्ट बाइफरकेट हुई, एक बार राउज एवेन्यू भी निकल गई है। एंड आई बिलीव आई एम द ओनली कंटेंडर जो 2001 से लगातार यहाँ पे है, जो सुबह से शाम तक पटियाला हाउस में मिलता है और कभी भी बाइफरकेशन में किसी कोर्ट को प्रेफर नहीं किया। तो मैं तो सदा से आप लोगों के साथ में रहा हूँ और आगे भी यहीं पर मिलूंगा और आपके अपना ही हूँ, यही अपील करूँगा। और आप इसलिए सोच समझ करके, देख करके, अच्छी तरीके से विचार करके, अगर आपको लगता है कि आई एम द पर्सन who will be capable to address the grievances of the lawyers who are the regular coming lawyers, then please I will request to consider me for the post of honorary secretary. Thank you. तो सुन ली दोस्तों, आपने अपील भी इन्होंने की और इन्होंने बिल्कुल आप पर छोड़ दिया है कि भाई आप कंसीडर करें, आप तय करें, आप परखें, जांचें, और अगर आपको लगता है कि ये वाकई कॉम्पिटेंट हैं और ये इनके पास विज़न है, इनकी बातों में सच्चाई है, तो मैं भी इस चैनल के माध्यम से आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका वोट दोस्तों बहुत कीमती है। इस वोट को बिना किसी इज़्म के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी फियर के, बिना किसी के प्रभाव में आए हुए, अपने समझ से, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग को लगा करके, और जो लोग वोट मांगने आ रहे हैं उनका पिछला कंडक्ट देखते हुए, उनका प्रेजेंट में सिनेरियो क्या वो करते हैं, कितना आप लोगों के बीच में बैठते उठते हैं और कितना आपकी बातों को, प्रॉब्लम्स को समझते हैं, इन सब बातों को नज़र रखते हुए ही अपने अमूल्य वोट, आपका वोट बड़ा अमूल्य है, आपकी एक वोट गलत होने से बार में गड़बड़ हो सकती है, और अच्छी लोगों को आप चुन के आएंगे तो एक अच्छी बार का गठन होगा, और जो वकीलों की डिग्निटी, रेस्पेक्ट, और मैं कहूँ कि ओवरऑल जो नेम है वो ऊपर करेगा, उसको चार चांद लगाएगा। ये केवल और केवल आप कर सकते हैं, आपका वोट की पावर की वजह से कर सकते हैं। आप करिएगा, ये ना अकेले मेरे हाथ में है, ना अकेला तरुण जी के हाथ में, ना अकेले किसी और के हाथ में, ये केवल एक सामूहिक आप सब लोगों के वोट की पावर से ये सब संभव हो पाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर किसी और कैंडिडेट से आपकी बात कराऊंगा। आप तब तक सोचिएगा तरुण जी के बारे में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।